हेलो व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल माजिद, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज मेरे साथ हैं आदिल मुश्ताक एक नर्सिंग स्टूडेंट। ये इनके कुछ सवाल हैं, ये सवाल मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी तक उन सवालों के जवाब में बहुत आसान भाषा में सिंपल करके उनको मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप उन सभी को समझ सकें, क्योंकि आम आदमियों के लिए वो सवाल हैं। हेलो व्यूअर्स। तो सर, आज जो डेंगू है वो आजकल ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो ये डेंगू क्या है और ये क्यों होता है और इसके क्या क्या लक्षण हैं? बहुत अच्छा। जैसे कि आपने पूछा कि डेंगू क्या है। डेंगू एक ये जो है वायरस है। डेंगू की वजह से बुखार होता है, कोई डेंगू फीवर। ठीक है। ये डेंगू जो है, इसमें क्या होता है कि एक वायरस की वजह से होता है, जो कि डेंगू वायरस की वजह से होता है। और इसको जो है कैरी करती है फीमेल एडिस मॉस्किटो। मादा मच्छर होती है जो कि इसको कैरी करती है, और जो कि उसके काटने की वजह से, उसके बाइट्स की वजह से क्या होता है, वो हम इन्फेक्शन जो है एक पर्सन टू पर्सन ट्रेवल करता है। ठीक। इसमें क्या होता है इस बुखार में, सबसे पहली बात तो ये बुखार एक सीजनल बुखार है। ये फीवर जो है सीजनल है। सीजनल क्यों कहा? क्योंकि बरसात के बाद होता है। इसका भी एक रीज़न है। मच्छर ज़्यादा बरसात में होते हैं, पानी भरता है तो मच्छर होते हैं, मच्छर जब काटते हैं तो ये उसी सीजन में ज़्यादातर होता है। ठीक है। और इसके क्या लक्षण हैं? लक्षण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जो इसके सिम्टम्स हैं, तो ये इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ब्रेक बोन फीवर, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। इसमें हमारी आँखों के पीछे दर्द होता है। आँखों के पीछे जैसे हम आँखें इस तरह से घुमाएंगे इधर उधर तो हमारे दर्द होगा। ठीक। सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं, और हमारे रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल जो है हाथों पे चकत्ते हो जाते हैं। और जो है उल्टियाँ के साथ साथ जो है लूज स्टूल्स भी हो सकते हैं, दस्त लग सकते हैं। और इसमें फीवर जो होता है, बुखार जो होता है, वो हाई ग्रेड होता है। बुखार लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो डेंगू का क्या डायग्नोसिस है? हमें कैसे पता लगेगा कि अगर किसी को डेंगू हुआ तो कैसे पता लगेगा, हमें कैसे डायग्नोस कर पाएंगे? अच्छा, डेंगू को डायग्नोस करना है हमें। ठीक। पहले तो हम देखते हैं कि जो है कोई भी इंसान है, ठीक, उसको अगर बुखार हुआ है तो उसके बुखार एक तो सीजनल होता है ये, तो उससे भी हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाता है एज ए डॉक्टर। ठीक। लेकिन ये सब तो हम एक डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं इन सारी चीज़ों से, कि सीजनल है, इसमें पेन हो रहा है। ठीक। उसके रैशेज हो सकते हैं, और भी जो मैंने बताया कि उल्टियाँ हो सकती हैं, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी तो, और बाकी फीवर्स में भी हो सकता है, बाकी बुखार में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें जो है एक बात ये है कि हम फिर कुछ टेस्ट करा सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में हम जो है एलाइजा करा सकते हैं। ठीक। और जो है हम इसमें नेट करा सकते हैं, NAAT। ठीक। उसमें हम RNA वायरस को चेक कर सकते हैं। हम जो है इसका मेन जो डायग्नोसिस का एक बेसिस है वो है इसका ड्यूरेशन, कि किस ड्यूरेशन में हमें कौन सा वाला टेस्ट कराना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम कराएंगे तो हम NS1 एंटीजन करा सकते हैं। NS1 एंटीजन ये जो वायरस है, उस वायरस की प्रोटीन को डिटेक्ट करता है, एलाइजा से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक। अगर हम कुछ टाइम बाद करा रहे हैं, जैसे बुखार आने के 4 से 5 दिन बाद अगर हम टेस्ट करा रहे हैं, तो फिर हमें जो है एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगी शरीर के अंदर। एंटीबॉडीज़ के लिए हम जो है IgM एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, वो पॉजिटिव आएंगी। ठीक है। इस तरह से हम इसको कंफर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका इलाज क्या है? अब इसका इलाज के बारे में जैसे कि आपने पूछा, तो इसका इलाज जो होता है, जो डेंगू फीवर है, इसको हमने कैटेगराइज कर रखा है। इसकी 4 कैटेगरी हैं, उसी का अकॉर्डिंग इसका इलाज भी होता है। ठीक। कैटेगरीज क्या है? सबसे पहला है कि डेंगू फीवर, एक तो ये विदाउट वार्निंग साइन हो सकता है, पहली कैटेगरी। विदाउट वार्निंग साइन इसका मतलब है कि हमें कोई भी चेतावनी वाले संकेत नहीं मिल रहे, उसमें बुखार है लेकिन चेतावनी नहीं है कोई। दूसरा हो सकता है डेंगू विथ वार्निंग साइन। ठीक। तीसरा हो सकता है सीवियर डेंगू, जिसको हम क्या कहते हैं, हेमोरेजिक फीवर ही कह सकते हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ठीक। और चौथा है इसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक। ये 4 कैटेगरीज में हमने इसको डिफरेंटली जो है क्लासीफाई किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में जो है ये चारों कैटेगरी हो। मोस्टली क्या होता है कि डेंगू विदाउट वार्निंग साइन जो होता है वही होता है, और मोस्टली पीपल जो है रिकवर कर जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट इसी के अकॉर्डिंग होता है जो मैंने आपको बताया। पहली कैटेगरी है विदाउट वार्निंग साइन, जिसके अंदर कोई भी
हमारा वार्निंग साइन नहीं होगा। क्या होगा, पर्सन को फीवर होगा, ठीक, बॉडी पेन होगा, और जो है उल्टियाँ हो सकती हैं, उसको जो है दस्त लग सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके लिए हम अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे। हम मेनली इसमें बेसिकली पैरासीटामोल देते हैं। पैरासीटामोल की टैबलेट दे सकते हैं बुखार को कम करने के लिए। शुरू के 3-4 दिन तक बुखार आता है, उसके बाद फीवर जो है सबसाइड हो जाता है, ठीक। और जो है हम फ्लूइड देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें फ्लूइड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लूइड हम ओरली देंगे, ये नहीं कि हम जो है फ्लूइड आईवी दे रहे हैं। आईवी को थोड़ा कम देते हैं जब पर्सन थोड़ा सीवियर जाता है, उसकी कंडीशंस ख़राब होती जाती हैं, तब जो है हम उसको आईवी फ्लूइड देते हैं। वरना जो है हम सीधा उसको ओरली फ्लूइड देंगे। ओरली में भी हम पानी की बजाय अगर बेहतर है कि हम उसमें ORS घोल के दें, वो अच्छा है। हम फ्रूट जूस दें, एनर्जी भी मिलेगी, और जो है हमें उसको फ्लूइड्स का भी जो है कंपनसेशन हो सकता है। और तो वार्निंग साइन क्या होते हैं? वार्निंग साइन होते हैं जैसे कि पेट दर्द, बहुत ज़्यादा पेट दर्द होगा, और उल्टियाँ हो सकती हैं लगातार, तो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं। और जो है हमारे ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है? खून कहाँ से आ सकता है? खून हमारे इनसे मसूड़ों से, गम्स जो होते हैं वहाँ से हो सकते हैं ब्लीडिंग, ठीक। हमारी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। तो और जो है हमारे लीवर का साइज़ थोड़ा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से पेट दर्द हो सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ जो हमारी वार्निंग साइन है। तो ये हमारा डेंगू विद वार्निंग साइन है। अब इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है? इसके अंदर बेसिकली ट्रीटमेंट जो है वो घर पे नहीं हो सकता। उस ट्रीटमेंट को हमें हॉस्पिटल में करना चाहिए। एडमिशन करेंगे और डॉक्टर अकॉर्डिंगली उसके ट्रीट करेगा। हमें फ्लूइड्स देने हैं, फ्लूइड्स का एक वो होता है, पैटर्न होता है, किस तरह से हमें फ्लूइड्स देने हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे। तो डेंगू फीवर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, ठीक। वो उल्टा सीधा ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। डेंगू एक ऐसा वायरल डिजीज़ है कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। जैसे कि अगर बात करें हम टाइफाइड की, टाइफाइड में हम एंटीबायोटिक्स चला सकते हैं, ट्रीट कर देंगे, ठीक। बात करें हम मलेरिया की, उसमें हम मेडिसिन देंगे, ट्रीट होगा। उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन है, ठीक। एक पर्टिकुलर उसके लिए दवाई है। लेकिन जो डेंगू है इसमें कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं होती है। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं पहले ये बताता हूँ कि हमें क्या चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो है इसके अंदर अगर किसी को डेंगू होता है तो हमें जो है इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक कैटेगरी होती है दवाई की, वो नहीं चलानी है। क्योंकि जनरली जब भी कोई वायरल और किसी को डिजीज़ होती है, वायरल फीवर होता है, तो डॉक्टर्स अक्सर जो है इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चलाते हैं। ये हमें नहीं चलानी है। क्यों नहीं चलानी है? क्योंकि एक तो इसमें जो है इसकी वजह से हमें वो हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। इसी वजह से जो है इम्यून सप्रेशन होता है, जो हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत है वो हमारी ताकत खुद ब खुद कम हो जाती है। और इससे हमें ब्लीडिंग का रिस्क भी रहता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लीडिंग होती है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर कि अगर मिथ क्या, मतलब लोगों को नहीं पता इस चीज़ का। मिथ तो नहीं बोलेंगे कि जैसे लोग होते हैं कि प्लेटलेट्स काउंट कराते हैं अपना, और प्लेटलेट्स काउंट कराने के बाद वो देखते हैं कि अगर मेरी जो है 1 लाख से कम आ गई है, किसी 80,000 से कम आ गई है, 60,000 से प्लेटलेट्स कम आ गई हैं, तो लोग घबराने लगते हैं। जबकि प्लेटलेट्स का इतना बड़ा रोल है ही नहीं इसके अंदर ना। हमें जो है प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज तब तक नहीं करना है जब तक हमारी प्लेटलेट्स 10,000 ना पहुँच जाए, और उसकी वजह से हमें सिम्टम्स ना आने लगे, ठीक। अगर हमारी प्लेटलेट्स 10,000 से कम आ रही है, प्लेटलेट्स जो है जब कम आती हैं, तो हमें क्या करना है? हमें प्लेटलेट्स तब भी नहीं ट्रांसफ्यूज करनी है, प्लेटलेट्स नहीं चढ़वानी है। हमें जो है होल ब्लड चढ़ाना है, मतलब पूरा का पूरा ब्लड चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्लेटलेट्स चढ़ाने की वजह से फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है बॉडी के अंदर, और ब्लड चढ़ाने की वजह से जो है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि इसमें हेमरेज भी होता है, ब्लड हमारा बाहर भी जाता है, खून बहता भी है, तो उसके लिए जो है हमें ब्लड चढ़ाना चाहिए, ठीक। और हम कोलोइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ फ्लूइड होता है, ये भी एक तरह का आईवी फ्लूइड, कोलोइड्स, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पैक्ड सेल आरबीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें एकदम से प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज नहीं करानी चाहिए। इसमें आईवी फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा नहीं देने चाहिए। लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा आईवी फ्लूइड्स देते हैं। हाँ, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें फ्लूइड इनटेक और आउटपुट का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसको मॉनिटर करना चाहिए कि कोई इंसान कितना पानी पी रहा है और कितना वो पेशाब कर रहा है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पानी ज़्यादा पी रहा है और वो जो है यूरिन के लिए कम जा रहा है, तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं फ्लूइड लीक हो रहा है, ठीक, बॉडी के अंदर। तो वो एक खतरे वाला निशान है, उस चीज़ में हमें ध्यान रखना है।
बाकी हमें इसमें क्या क्या करना चाहिए, ये तो अभी मैं आपको बता रहा था क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो जो है हमें जो क्रिटिकल फेज़ है, एक इसके अंदर क्रिटिकल फेज़ होता है जो कि मैंने बताया था कि फीवर आने के 5 से 7 दिन के बाद लगभग वो क्रिटिकल फेज चलता है, जिसके अंदर हमें वार्निंग साइन मिलते हैं। हमें वॉचफुल रहना है, उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा पेट दर्द तो नहीं हो रहा है, हमें सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक, उल्टी हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, ठीक, हमें जो है पेट फूला फूला तो नहीं हो रहा, हमें कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, जो है नाक से ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि डेंगू फीवर से कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें इससे बचने के लिए जो है मच्छर के काटने से बचना है। अब मच्छर के काटने से बचने के तरीके काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि हम मच्छर को पैदा ही ना होने दें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर मच्छर पैदा है तो हम खुद को बचा सकते हैं मच्छर के काटने से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, एक तो मच्छर का हमें पता है कि मच्छर जो है ये सीजनल है, और ये मच्छर की हैबिट क्या है, ये रहता कहाँ है, ये मच्छर रहता है साफ़ और रुके हुए पानी में। तो साफ़ और रुके हुए पानी के जो एग्ज़ाम्पल हैं, उदाहरण वो ऐसा है कि जैसे कि हमारा टायर है, बाइक्स के टायर हैं या कार के टायर हैं, वो छतों पे पड़े रहते हैं, या गमले हैं, ठीक है, या कूलर हैं हमारे, या फिर टूटे हुए कुछ बर्तन है, कांच है, तो उस समय बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, वो पानी साफ़ होता है, ठीक, और वो रुका हुआ भी होता है, तो उसके अंदर वो मच्छर पैदा होते हैं, ठीक। तो हमें उन सारी चीज़ों को हमें ख़त्म कर देना है, उन पानी को ख़त्म कर देना। सपोज़ कहीं पे गड्ढे हुए हुए थे, ठीक, और उसको जो है हम ख़त्म नहीं कर पा रहे गड्ढों को, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई ऑयल डाल सकते हैं ताकि जो है उस सरफेस पे मच्छर फिर ना पैदा हो, ठीक। क्योंकि मच्छर जो है अपना खाने पीने के लिए हमारे खून का इस्तेमाल नहीं करता है, मच्छर अपने अंडे सेने के लिए, अपने जो फीमेल मच्छर होती है वो अपने अंडे सेने के लिए ये जो हमारा खून का इस्तेमाल करती है, तो अगर हम उसके रहने की जगह को ख़त्म कर देंगे तो वो पैदा नहीं होंगे, ठीक। हम बहुत सारे जो है मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ ऑयल्स अवेलेबल हैं, कुछ क्रीम्स अवेलेबल हैं, और जो है कुछ ये अपने रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें जो है हमारे मॉस्किटो रिपेलेंट्स हो गए, और हम मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप बाहर निकलते हैं सुबह शाम में, इतनी जल्दी तो कोई अंदर रूम में बैठता नहीं है, सुबह को और शाम को जिस टाइम पे मच्छर काटने का टाइम, तो हम अपनी बॉडी को फुल्ली कवर रखें, मोस्टली पार्ट्स हम कवर रखें, जैसे अपने सॉक्स पहन के रखें, हाथ जो है फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, ये सारी चीज़ जो है हमें इस चीज़ से हमें बचा सकती हैं बहुत ज़्यादा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया, कि अगर कोई पेशेंट पहले से ही ये जो है किसी मच्छर के कांटे से डेंगू उसको हो रखा है, तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मॉस्किटो नेट के अंदर रहे। क्यों? क्योंकि अगर उसको दोबारा से कोई मच्छर काटेगा तो वो डेंगू और जो इसको पहले डेंगू हो रखा था दोनों डिफरेंट होंगे, तो अब वो दो डेंगू वायरस से लड़ेगा, तो वो बहुत एकदम डेंजर है। और सेकंड बाइट जो होती है, अगर डेंगू मॉस्किटो ने अगर सेकंड बाइट करी है तो बहुत ज़्यादा उसके लिए डेंजर हो सकती है। तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर कोई है पहले से बीमार तो उसको हमें मॉस्किटो नेट के अंदर रखना है, उसको मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करना है, उसको किसी भी हाल में कोई मॉस्किटो बाइट ना कर पाए, ठीक है। दूसरी चीज़, ये मच्छर का एक काटने का पर्टिकुलर टाइम होता है जो इसका देखा गया है। ये मच्छर जो हमारा कब काटता है, सूरज निकलने के 2 घंटे के बाद, लगभग उस टाइम पीरियड में काटता है, और सूरज छिपने से 2 घंटे पहले, मतलब ये सुबह को और शाम को उसी टाइम पे एक्टिव ज़्यादा रहता है काटने के लिए, बाकी टाइम पे ये मच्छर कम काटता है, ठीक। और दूसरी बात अगर हम करें तो इस मच्छर की एक पहचान है, इस मच्छर के ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं, मतलब धारियाँ होती हैं। तो ये सब था आपके सवालों के जवाब, जो कि मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको समझा सकूं। और अगर आप लोगों को भी कुछ और इसमें सवाल बाकी हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उनकी कोशिश करूंगा कि मैं आपको उनका जवाब दे पाऊँ। और भी अगर आप किसी और डिज़ीज़ पर, किसी और बीमारी पर आप चाहते हैं कि मैं उस पर कुछ आपको गाइड कर सकूं, कुछ आपकी मदद कर सकूं, तो प्लीज़ उसको मुझे बताइए, मैं उस पर भी कोशिश करूंगा कि मैं उस पर जल्द से जल्द आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच।